से होने वाले रेवेन्यू में गिरावट के चलते ऐसा किया जा रहा है। लागत में कटौती के लिए लगभग 10% कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी है। कहीं ना कहीं ये छंटनी शुरू हो गई है और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकती है। अब देश में कई आईटी कंपनियों ने अभी नई हायरिंग पर भी साथ में रोक लगा दी है और इतना ही नहीं, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कैंपस हायरिंग करके ऑफर लेटर तक दे दिए थे, लेकिन अब हायरिंग को होल्ड पर रख दिया है। कई लोगों को हम देखें तो यहाँ पर कुछ लोगों की तादाद कम थी जो ऑफर लेटर मिलने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मंदी से हमें अभी और कितने झटके लगने बाकी हैं। आखिर क्यों दुनिया भर में कंपनियां इस समय कर्मचारियों को निकालने और हायरिंग रोकने पर लगी हुई है, और इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे। तो हर रोज छंटनी के आंकड़े हम देखते हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, और ये जो आंकड़े हैं ये तमाम सेक्टर्स में हमें अलग अलग कंपनियों में दिखाई दे रहे हैं। क्या दिग्गज कंपनियां, नए वेंचर्स, सभी जगह एक जैसा हाल है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर जब चौतरफा छंटनी होगी तो क्या होगा। कोरोना के बाद अभी मंदी आई नहीं है, लेकिन भारत के लिहाज से क्या चिंता करने की बात है या अभी स्थिरता मौजूद है। लोगों की नौकरियां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन आज की महंगाई के दौर में तो नौकरियां बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे पहले से किस तरह से आप तैयारियां जो है रखनी चाहिए, इस पूरी चर्चा में हम टटोलने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्टों के साथ। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सिनर्जी इन्वेरोनिक्स लिमिटेड के को-फाउंडर एमडी अजय पोद्दार हमारे साथ हैं। आईएनटी के फाउंडर और सीईओ अभिषेक रुंगटा हमारे साथ हैं। CIELHR सीईओ डायरेक्टर आदित्य नारायण मिश्रा भी मेरे साथ हैं, और साथ ही स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के डीन डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, बिजनेस मेंटर मिस्टर कृष्ण गोपाल भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर इतने सारे पैनलिस्ट हैं और उम्मीद है एक दमदार चर्चा की, जो कि हम छंटनी को लेकर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो जो कंपनियां रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी तरफ से माहौल समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, आपसे मुझे ये जानना है कि चलिए स्टार्टअप से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स में ले ऑफ्स कोई नया दौर नहीं है, कोई नई तरह की खबर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है कि स्टार्टअप में हम देखते हैं कि बहुत यंग क्राउड होता है, बहुत यंग जनरेशन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़े फिसड्डी भी होते हैं। क्या अनुभव में कमी होती है, इसलिए धंधा चला नहीं पाते। पैसे तो खूब बटोर लेते हैं अपने स्किल्स को दिखाकर, अपने तमाम तरह की इनोवेशंस को दिखाकर, लेकिन धंधा जमाना एक बात होती है और धंधा खड़ा करना एक बात होती है, और साथ में आपके साथ जो आर्थिक तौर पर जिंदगियां जुड़ रही हैं उनकी जिम्मेदारी लेना एक अलग बात होती है ना। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि जब नौकरी पर रखते हैं तब तो इस तरह के संकट के बारे में सोचने की जिम्मेदारी तो कर्मचारी की नहीं होती है ना। ये तो जो आप धंधा कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उसके मुखिया की होती है। कैसे ये सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, धड़ल्ले से नौकरी पर रख भी लिया जाता है, बाद में निकाल भी दिया जाता है। अभिषेक, तो देखिए, कोई भी जेनरिक कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर चैलेंज ये होता है कि कई स्टार्टअप फाउंडर्स, उनकी एक्सपीरियंस की भी कमी होती है, और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अधिकतर उनको एक्सपीरियंस की कमी होती है। हाँ जी, स्टार्टअप अधिकतर, फाउंडर में होती है अधिकतर। हाँ। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि उनको स्पीड बहुत चाहिए। जब स्पीड चाहिए होती है तो खर्चे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं आपको आउट ऑफ द वे जाके लोगों को ऑफर करने पड़ते हैं। आप हायरिंग में भी गलतियां करते हैं, और आप जितनी सैलरी देनी चाहिए उससे ज़्यादा देते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप बड़ी कंपनियों से या दूसरी स्टैब्लिश्ड कंपनियों से लोगों को लेने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप अपनी टीम तैयार करें, या आप दूसरों से लोगों को हायर सैलरी देकर तोड़कर अपने पास लेकर आएं। तो जब स्पीड चाहिए होती है तो लोग दूसरा रास्ता अपनाने में ज़्यादा सुविधा महसूस करते हैं। और जब वो ये करते हैं और करते जाते हैं, और अगर बिजनेस के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते हैं और उभर के नहीं आते हैं, तो इवेंचुअली उन्हें उनकी छटाई करनी पड़ती है। तो ये क्या है कि ये स्पीड वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी की स्टोरी है, और खासकर स्टार्टअप के एंगल से अगर आप देखें तो। और इसीलिए उनको बार बार छटाई करनी पड़ती है, और कई बार स्टार्टअप्स बंद भी होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। अजय जी, ठीक है, स्पीड वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है जहां तक स्टार्टअप्स की बात है, ये अभिषेक का टेक है। आप ये बताएं, जो अभी हम छटनियां आईटी कंपनियों में देख रहे हैं, हायरिंग भी इन्होंने रोक दी है, इसके लिए तो जिम्मेदार आप ग्लोबल माहौल शायद ठहराना चाहेंगे। अजय जी,
आप बस अनम्यूट कर दीजिए सर अपने हाँ आप को। या जी हाँ, ये जी जो रुंगटा जी कह रहे हैं जी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक दायित्व बनता है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का, दोनों का। आज के दिन ये देखा जाता है कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने जो स्केल है वो बगैर सीखे और बगैर अपनी कॉन्फिडेंस को किए वो ये देखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इस चीज पे बनता है कि उनको 30-40% हर बार वो जॉब चेंज करते हैं तो उनको मिलता रहता है, और 4-5-6-10 बरस बाद वो दे हिट द ग्लास सीलिंग, वो अनएम्प्लॉयबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्किल सेट उस तरह से बढ़ता नहीं है जिस तरह उनकी तनख्वाह बढ़ती है। तो ये दोनों तरफ वाली बात है। और ये अपना एक थोड़ा सा पश्चिमी सिस्टम हो गया है, जो कि हायर एंड फायर वाली बात है कि आप लोग रखते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। जो पुराना जो चीज मेरे हिसाब से अपने को वापस जाना चाहिए, जो अपने मूल्य थे कि भाई जो एक आदमी आप जिसको रखते हैं वो आपका दायित्व बनता है, वो एक परिवार की तरह आपसे जुड़ता है। ये जब तक दोनों तरफ भावना आएगी तब ये बात कुछ सही होगी। इसमें मुझे वर्ल्ड के ट्रेंड वाली बात कुछ ऐसी नहीं लगती है, ये सोच की बात है दोनों तरफ की। बात कही है, ये बिल्कुल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो देश में जब शुरू हुआ तो उसी को ही कॉपी किया जा रहा है, अब वो गहराता जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, ये बताएं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, मुश्किल तो नहीं बहुत मेहनत से बच्चों को ट्रेन करते हैं आप, उन्हें पढ़ाते हैं, उनके हुनर को आप शार्प करते हैं, ठीक है। कैसा लगता है जब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर पहला साल भी पूरा नहीं हुआ नौकरी का, लेकिन देखिए निकाल दिया, पहली नौकरी थी, कैसा लगता है? या यानी कोई भी अनसर्टेनिटी या जो एक तरह से नेगेटिव आउटकम है किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए या हमारे स्टूडेंट के लिए, वो नेगेटिव आउटकम है। इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बट व्हाट वी एसेंशियली बिल्कुल। फोकस। हाँ, ये उन लोगों की बात हो रही है सर जो पहली बार वर्कफोर्स में जा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सपनों के साथ जा रहे हैं, बहुत तैयारी के साथ जा रहे हैं, उनके सामने उनका पूरा भविष्य है, और तब आता है एक जोरदार झटका, है ना। इसके लिए तो इसके लिए क्या हम इतने सक्षम हैं? क्या हम अपने बच्चों को, जो आप उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, आप जो उनको कोर्सेज करवाते हैं, क्या इस तरह के झटकों के लिए आप उनको तैयार करते हैं? बिल्कुल। एक जो तैयारी, उनको जिस तैयारी के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, वो जो लाइफ लॉन्ग लर्नर का कॉन्सेप्ट है, और मुझसे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने इस बात को कहा कि लोग अनएम्प्लॉयबल होते हैं, बट वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री पे वैसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने 10 साल 15 साल गुजारे एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री पे, और पूरा ही जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो उस बिजनेस का चेंज हो जाए तो बात अलग है। पर ऐसा नहीं होता कि कोई एक साल के अंदर ही अनएम्प्लॉयबल स्किल डेफिसिट की वजह से हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो भी ट्रेनिंग या जो भी लर्निंग इम्पार्ट की जाती है वो दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान रख के की जाती है, और उन जरूरतों से अलाइन करते हुए जो भी करिकुलम के जरिए ट्रेनिंग होती है किसी भी प्रोग्राम में, वो उसका ख्याल रखती है। बिल्कुल सही होता कह क्या रहे है हैं कि एक निश्चित जी और बोलिए। अनिश्चित तत्वों की बात है। बिल्कुल सही। लार्जर अनसर्टेनिटी, कोई अप्रत्याशित घटना अगर हो और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई डिसरप्शन हो, और उसके आउटकम से अगर रिसोर्स रिकैलिब्रेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये सभी लोग जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रोसेस में उनको पता होता है। और इसलिए हम लोग इस बात पे भी ध्यान रखते हैं कि उनको ये भी कला सिखाई जाए कि वो कैसे अपने आप को एक निरंतर तरीके से अपने आप को अपडेट करते रहें, जिसको हम लर्निंग टू लर्न, हाउ टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। और वो प्रोसेस जो है, वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो उनके अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं,
जिससे वो अपना रेलेवेंस मेंटेन कर सकें। अब व्यक्तिगत रूप से अगर किसी ने ढिलाई बरती उस चीज पे या उस पे ध्यान नहीं दिया, तो परिणाम उनके सामने होते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह के झटके आना ऑब्वियसली काफी अनसर्टेन माहौल है और ये चीजें निर्धारित नहीं होती हैं पहले से, लेकिन ये अगर आपके साथ हो जाए तो आपको अपने आप को जीरो डाउन नहीं करना है, आपको इससे सबक लेते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत जरूरी हो गया, जैसे कि आपने कहा लर्निंग टू लर्न, अप्रोच ये है कि अच्छा ये कोर्स कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी अच्छे पैकेज के साथ। ये डॉक्टर प्रशांत मैं आपसे बाद में पूछूंगी, उससे पहले मैं आती हूँ मिस्टर कृष्ण गोपाल के पास। सर ये बताएं, आप बहुत सारे लोगों के साथ एक बिजनेस मेंटोर की तरह काम कर चुके हैं। जब आप अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, जब आप उन्हें समझाते हैं, कितना वक्त इस बात पे गुजारा जाता है कि बहुत सारे लोगों की आर्थिक जिम्मेदारियां होगी आपके ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे, जो अपने घर में इकलौते कमाने वाले होंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि जिस भी व्यवसाय कारोबार में आप जा रहे हैं चीजें हमेशा एक जैसी ही रहेंगी, है ना, क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे चीजों से जुड़ा हुआ होता है। डोमेस्टिक ट्रिगर्स होंगे, अगर आप विदेशी कोई कारोबार कर रहे हैं उससे जुड़ा आपका व्यवसाय होगा। कितनी तैयारी करते हैं आप लोगों के साथ जो बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जब आप मेंटोरशिप उनको देते हैं तो? ओके, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, बाकी लोगों का जो सवाल है उस पर एक पॉइंट करना चाहूंगा, उसके बाद मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। ये है कि हमने ये कैपिटलिज्म चुना है, राइट। हम मेरे पिताजी 30 साल एक कंपनी में काम करके एक वॉच लेके चले गए, ठीक है, एंड मेनी अदर्स, आपके पिताजी और आपके अंकल्स वगैरह 30 इयर्स 40 इयर्स वगैरह कर, तो वो एक सिस्टम था। इन द कैपिटलिज्म सिस्टम में ये है कि सभी कंपनियां जो पैसे मार्केट से लेती है, दे आर वर्किंग ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स। दूसरा कुछ बताते हैं तो वो गलत बताते हैं, दे आर वर्किंग ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स। अगर ऐसा होता है देन प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, एबिटा, ये जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देयरफॉर जो लोग हैं वो एक लाइन आइटम है, एचआर कॉस्ट। एक लाइन आइटम, ये आपने बहुत बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया जी। तो इसको मैनेज करना, तो बाकी तो बात ही है, बाकी सब बात है कि पीपल आर आवर बेस्ट एसेट्स, ये सब बात है। हाँ। बट अगर गले पे पानी आ जाता है, उन्हें बिड्डा एंड बोर्ड सिर पे बैठता है, तो एचआर कॉस्ट मैनेज कर, जैसा आज मेटा ने किया, राइट, 10,000 लोगों को हटा दिया। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप जो बता रहे हैं, हाउ डू आई मेंटर एंड प्रिपेयर, क्या है ना, इन एवरीथिंग हम ये इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू में यही बोलते हैं, गिव मी अ पर्सन विद ग्रेट एटीट्यूड, आई कैन टीच हिम और हर एनीथिंग, राइट। सो एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एटीट्यूड। एंड एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड सब बेसिक जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे, डिसिप्लिन, कैन डू, ऑप्टिमिज्म, एम्पैथी, अटेंशन टू डिटेल, ये जो चीज है, ये शायद फ्रॉम द बॉटम अप कॉलेजेस, अभी हमारे कॉलेजेस में तो एआई एंड इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, रोबोटिक ऑटोमेशन इज इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो फंडामेंटल ह्यूमन स्किल्स जो है, ये शायद उस पर ध्यान कम दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं दे रहे हैं, बस कम दे रहे हैं। सो देयरफॉर इफ यू आर अ ग्रेट ह्यूमन, you will become a great professional, right? So how to be a great human, and if you are a great human, ये उभर के आता है। जो भी 10,000 लोगों को निकालना है, वो 6 लोगों को नहीं निकालेंगे क्योंकि they have great attitude, and ये बिल्ड करना जरूरी है at every level। इजी नहीं है ये, राइट, ये बहुत इजी नहीं है। इसको अगर एटीट्यूड अच्छी तरह से बिल्ड करेंगे, देन अभी आप देखो, टेक अ क्रिकेट एग्जांपल, राइट, विराट कोहली उतरता है ग्राउंड में, यू नो ही हैज एटीट्यूड, राइट, विज़ावी समबडी एल्स हु यू नो इज स्लॉथफुल, और फॉर दैट मैटर अभी जो द न्यू गाय, आई फॉरगेट हिज नेम, गुजरात का जो टाइटंस का कैप्टन है, राइट, ही एटीट्यूड, ही कम्स ऑन द फील्ड, जंप करता है उसके बॉडी से एटीट्यूड, राइट, that is what you need, right? That is the killer spirit, the attitude. And how to build that is not easy. It's not very easy. मैं ट्राई कर रहा हूं, थोड़ी बहुत सक्सेस है मेरे प्रोसेस में,
but not all the time. Maybe 30% people are become great attitude, 30% बोलते हैं ठीक ठाक है, thank you, and 30% are not good. नहीं, मेरे ख्याल से ये तो एक जिंदगी की तरफ आपका जो नजरिया है, आप जिंदगी को जैसे जीना चाहते हैं, समझते हैं, वो भी अपने आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आदित्य नारायण जी, आपसे सवाल ये है, ठीक है, सब कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है अपने आप को अपस्किल करना, आप नई नई तरह की चीज़ें सीखिए, लेवल अप होने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ऐसा बनिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आपके बगैर तो काम ही ना हो। अब अपस्किलिंग तो मुझे करनी है, ठीक है, लेकिन साथ ही मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी उसका भरोसा नहीं है। अच्छा, उसका भरोसा नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि मैं घर की ईएमआई निपटा दूं, बच्चों की स्कूल की फीस है जो मुझे चुकानी है, उसका बंदोबस्त पहले करूं, या अपने ऊपर अपस्किलिंग के लिए जो मुझे खर्चा करना पड़ेगा उस पर फोकस करूं। अब ये तो असमंजस है ना एक कर्मचारी के तौर पर अगर देखा जाए तो। नहीं, ये दोनों चीज एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा अभी रियलिटी बन गया है। ये यही दुनिया में हम लोग रहते हैं अभी। और देखिए, जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर भी वैरी करता है। जैसे कि ये स्टार्टअप इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, ये जैसा इसका डायनामिक्स है ये अलग है। हमारा ट्रेडिशनल, मान लीजिए कंज्यूमर गुड्स कंपनी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक फार्मा कंपनी, एक हॉस्पिटल, ये जो सब कंपनी चलते हैं, इनका जो डायनामिक्स है, जो नॉर्म्स हैं, वो अलग हैं। जैसा स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो एक इनोवेटिव आइडिया को लेकर काम करते हैं और पैसा आता है कहीं विदेशों से, या जो सब प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड, ये इनसे कैपिटल लाकर यहाँ पर लगता है। और वो जो बिजनेस मॉडल है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप कंपनी हैं जिनका वो बिजनेस मॉडल एक एक्सपेरिमेंट तरह चल रहा है। बिल्कुल। तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा, उसमें वो फाउंडर का भूमिका तो है ही, लेकिन बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स हैं जो इतना डायनामिकली चेंज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो मेरे जो मित्र हैं ये पैनल में, सब नए नए आइडियाज और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स उन्होंने प्रेजेंट किया है। जो शेयर होल्डर्स, जो एक फोकस हो गया है शेयर होल्डर का, वो होने का एक ही रीजन है कि कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, वो इन्वेस्टमेंट कहीं विदेशों से आया है या प्राइवेट इक्विटी से आया है, जिनको रिटर्न्स इमीडिएटली चाहिए। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल होता है, सप्लाई चेन या हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया, वो सब बिजनेस मॉडल में ये रियलिटी नहीं है। इतना डायनामिक चेंजेस नहीं होते हैं। जो लेअप्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी एम्प्लॉई अपने आपको वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में रखता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि ये हाई रिस्क और हाई रिवार्ड भी है इसमें। जैसे कि मान लीजिए एक आईटी प्रोफेशनल है जो कैंपस से फ्रेश, अभी प्रोफेसर साहब भी हैं ये पैनल में, मान लीजिए कोई इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, आईबीएम रिक्रूट करता है आईटी सर्विसेज के लिए, वहां पर सैलरी मिलता है 30,000 35,000 मंथली, 4 लाख एनुअल सैलरी। लेकिन कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम, मान लीजिए पेटीएम, गूगल, जोमेटो हायर करता है, तो वो तो उसका 10 गुना सैलरी देते हैं, तो रिवार्ड तो 10 गुना है। कहीं पर हम लोगों को देखना भी पड़ेगा कि रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि वो बिजनेस बहुत डायनेमिकली चलता है। मैं उतना वो लेवल का सैलरी में जाऊं तो मुझे कुछ तो ऐसे फ्यूचर के लिए सेविंग करके ही रखना पड़ेगा। और बिजनेस इतना डायनामिक है, इसलिए मुझे अपस्किलिंग करने का उतना ही इम्पोर्टेंस और उतना ही क्रिटिकल हो जाता है मेरे लिए। मैं एक सेल्स ऑफिसर होकर ज्वाइन करता हूँ एक एफएमसीजी कंपनी में, उधर जो स्पीड में मुझे अपस्किल करना पड़ता है वो काफी कम है कंपेयर टू ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर ज्वाइन करूं एक स्टार्टअप में,
उधर तो रिवार्ड ज्यादा है, तो इसलिए रिस्क भी ज्यादा रहता ही है। तो इसलिए मैं एक्चुअली स्टार्टअप इकोसिस्टम को इसमें ब्लेम नहीं करूंगा। ये एक रियलिटी हो गया है, हमारा इकोसिस्टम पूरा ग्लोबल बन गया है। और कभी कभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी या एमसीजी कंपनी में ले ऑफ्स नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। और वो होते हैं तो उसका कुछ दूसरा रीजन रहता है, मतलब इट कुड बी इंडिविजुअल। तो इन कंपनियों में होते हैं तो बुनियादी ढांचा जो होता है ना इन कंपनियों का, वो काफी मजबूत भी होता है। अगर वो ले ऑफ करती भी हैं तो उसी सेक्टर की बाकी कंपनियां इतनी क्षमता भी रखती हैं कि वो अब्सॉर्ब कर ले। स्टार्टअप कल्चर में थोड़ा सा ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभिषेक, अब सवाल यहाँ पर यह है कि कमाई बढ़ाने पे फोकस करें कि अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें, है ना। अब ये जो माहौल है, हम बहुत सारे एक्सपर्ट से लगातार बात करते रहते हैं चैनल पर, जिनका कहना है कि देखिए कुछ सेक्टर्स में तो ये प्रॉब्लम गहराएगी, जैसे कि स्टार्टअप में तो हो सकता है कि इसके रिपरकशंस हम आने वाले कुछ और तिमाहियों तक देखें भी। तो आपके मुताबिक हमें ये समझाए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बस अभी कुछ दिनों की ही खबरें हैं ये, उसके बाद जो है ये ट्रेंड हो सकता है कि इन सेक्टर्स में रुक जाए। और वो ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे आपकी समझ के मुताबिक जहां पर ये बहुत गहरा सकता है। कर्मचारियों को जरूरी है सतर्क रहना। देखिए, मैं आईटी सेक्टर के बारे में ज्यादा जानता हूं, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आईटी सेक्टर के अंदर में जो आईटी सर्विसेज है, उसके अंदर कहीं भी मुझे कोई बड़ी रिस्क नहीं लगती है। डेफिनेटली कुछ लार्ज कंपनी जिनके काफी बड़े एक्सपोजर बाहर की बड़ी कंपनियों में है, उन्हें शायद थोड़ा कट डाउन करना पड़ सकता है। बट मैक्सिमम कंपनीज फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, उनके पास अच्छी मार्जिन है, तो जो मार्केट है उसके अंदर वो आराम से सस्टेन करेंगे। कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे तो भी सस्टेन करेंगे। तो आज के दिन आईटी सर्विस कंपनी हैज बीन द बैकबोन ऑफ द कंट्री। अगर आप देखें, अगर इकोनॉमी की जो ग्रोथ रही है, तो उन्होंने जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया और जिस क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है वो बढ़ता रहेगा। और मुझे कहीं भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखती है, क्योंकि मैं खुद आईटी सर्विस कंपनी चलाता हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें कहीं कोई ले ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं अपने जान पहचान में जितने और आईटी कंपनी के ओनर्स हैं, मैं देखता नहीं हूं कि उन्हें भी कहीं ले ऑफ की कोई खास जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप जी कई अंडर परफॉर्मर्स जो हैं वो शायद हटाए जाएंगे। ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों को जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर अपनी सैलरी 3 गुना 4 गुना बढ़ा ली है, हाँ, वो शायद ले ऑफ हो जाए, क्योंकि कंपनी देखेगी कि यहाँ मेरे कॉस्ट ज़्यादा लग रहे हैं, यही सेम स्किल, सही सेम टैलेंट मुझे बाजार में इससे कम सैलरी में अवेलेबल है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, बट कोई मास स्केल ले ऑफ मुझे आईटी इंडस्ट्री में नहीं दिखता है। बिल्कुल जहाँ पर स्टार्टअप वाला जो साइड है, वहाँ बिल्कुल मुझे ले ऑफ का अपॉर्चुनिटी दिखता है, क्योंकि वहाँ पर जो उनको स्पीड से बढ़ना है, वो स्पीड में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर उनके साथ में प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। उनको फंडिंग की जो अवेलेबिलिटी की कमी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई अपने काम पे ढंग से ध्यान दे, और जिसे हम कहते हैं बेकार टाइप का काम, कई लोग होते हैं जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं कंपनियों के अंदर, सिर्फ जोड़ घटाव का काम करते हैं, ऐसे काम जो है उनसे दूर रहें। ऐसी कंपनियों में काम करें जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसको आप देख कर समझ के बता सके कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। कई कंपनियां जो पैसे कमाती ही नहीं है, और कई कंपनी है जो काफी कमाती है। तो अब क्या है, जो कंपनी पैसे नहीं कमाती थी उनकी तरफ में लोगों का झुकाव था, क्योंकि वो काफी सैलरी देती थी, काफी तेजी से बढ़ती थी, मीडिया में दिन भर उनकी बात होती थी। बट अब शायद वो झुकाव उन कंपनियों की तरफ आएगा जो उनको स्टेबिलिटी देती है और जो उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देती है रहने का, आगे बढ़ने का। बिल्कुल। मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया है। अभी हर एक पैनलिस्ट मैं 30 सेकंड में ही जवाब चाहूंगी। तो अजय जी, आप बताएं, अब कर्मचारियों को कैसे समझ जाना चाहिए कि उनकी छटनी होने वाली है? ऐसे कोई सिग्नल्स होते हैं? आपसे भी यही सवाल होगा और आदित्य से भी यही सवाल होगा। अजय जी, आप बताएं। अगर कंपनी लोग उनसे एंगेजमेंट नहीं कर रही है, या उनको लग नहीं रहा है कि उनसे कुछ ज्यादा कुछ अपेक्षा की जा रही है, ये एक सिग्नल हो सकता है। ओके। और इस तरीके से मैं कंपनी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये जो हायर एंड फायर वाली बात है, ये अपने देखे हैं विदेश में, अभी यूरोप में भी जो हो रहा है, इसमें पतन भी जल्दी होता है। तो अगर लोगों के वेलनेस पे पैसे की खाली बात नहीं होती है, पर अगर एम्प्लॉयर्स वेलनेस पे लोगों के ध्यान दे, अगर वो ये दिखाएं कि वी केयर और वो लोगों के लिए करे, तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। और फिर खैर उनकी बात है कि जो उनको एफिशिएंसी चाहिए वो मांगना उनका हक है। बिल्कुल, एक एम्प्लॉयर होने के नाते आपने बहुत अच्छी बात कही है, अच्छी बात को आपने हाईलाइट किया है। और कोविड के बाद तो मेरे ख्याल से इस पर और भी ज्यादा इसको अहमियत दे दी गई है। आदित्य, आपके लिए वही सवाल जो मैंने अजय जी को भी पूछा कि वो कौन से रेड फ्लैग्स होंगे जो कर्मचारियों को पकड़ लेने चाहिए?
देखिए, जो एम्प्लॉइज को क्या पकड़ लेना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अच्छा, एम्प्लॉइज को देखिए, ये तो एक है कि जो कंपनी के लिए सब टाइम में रेलेवेंट रहना और क्या इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभिषेक जी ने बताया कि मैं खाली कोऑर्डिनेशन का काम करता हूं, तो उसका वैल्यू कंपनीज के लिए अभी कम हो रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, बहुत सारे ऑटोमेशन आ रहे हैं, इसलिए मेरा रिडंडेंट होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए कर्मचारियों को सब समय ये सोचना चाहिए कि मैं कंपनी के लिए कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरा कैसे वो इम्पैक्ट बढ़ा सकूं। तो मैं अपने आप को मतलब कहीं कुछ कोर्स करने की ऐसी जरूरत नहीं है, कुछ नया पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत सारे नॉलेज एक्सपीरियंस हमारे चारों तरफ। जब पढ़ाई कर रहे हो डॉक्टर प्रशांत, जल्दी से जब पढ़ाई कर रहे हो, किन किन बातों को ख्याल में रखना चाहिए? आप बेस्ट से बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, लेकिन अनसर्टेनिटीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, कैसे इंश्योर करें जल्दी से सर? तो एक तो जो हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं कि हाउ यू शो रेजिलियंस, जी, दैट इज वन। सेकंड, ऑलवेज कीप एन आई ऑन मेंटेनिंग रेलेवेंस, कि हम रेलेवेंट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, हम रेलेवेंट कैसे रहें, जो कि अलग शब्दों में हमारे अदर पैनलिस्ट ने भी कहा। सो रेजिलियंस, रेलेवेंस, एंड थर्ड that attitude that this is not end of the world. बिल्कुल सही कहा आपने, इसी एटीट्यूड के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए। कृष्ण गोपाल जी, मेरे पास 15 सेकंड है, वो मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं मेरे डायरेक्टर ने। आप बताएं, लास्ट वर्ड आपका क्या होगा? My last word is attitude, attitude and attitude. Right. And the word called enough. Right? When you do not have the belief in the word enough, you are chasing for more. When you are chasing for more, you have to be ready to pay the price. बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से कम ये बात समझ में आ गई हो वो तमाम लोगों को जो कि नौकरी कर रहे हैं, जिनको डर लग रहा है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है, आपके लिए आगे और भी सारे मौके हैं, आपको बस खुद को पहचाना है और हिम्मत करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।